तो आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करने वाली हैं जिसने कह सकते हैं इंसान के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई जंग या किसी साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय की कहानी है जब इंसान ने पहली बार जमीन जोतकर अनाज उगाना और एक जगह बसना सीखा। एक ऐसा दौर जिसने शिकारी संग्राहक इंसान को किसान बना दिया और हमारी आज की सभ्यता की आप कह सकते हैं पहली ईंट रखी। हाँ, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे शहर, हमारे समाज, यहाँ तक कि हमारी सोच भी टिकी हुई है। बिल्कुल। हमारे सामने कुछ अकादमिक लेखन नोट्स हैं जो भारत में नवपाषाण काल यानी नए पत्थर युग पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये शिकारी संग्राहक से किसान बनने का ये सफर, ये कैसा था और इसने हमारी आज की दुनिया की नींव कैसे रखी। चलिए इसका जायजा लेते हैं। इन स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, नवपाषाण क्रांति। पर जब मैं क्रांति शब्द सुनती हूँ तो लगता है कि सब कुछ बहुत तेजी से, शायद कुछ सालों में ही बदल गया होगा। क्या सच में ऐसा था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हमारी क्रांति की जो समझ है उसको चुनौती देता है। ये शब्द इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था, लेकिन ये कोई राजनीतिक क्रांति नहीं थी जो मतलब रातों रात हो गई। अच्छा। ये एक तकनीकी और सामाजिक बदलाव था जो हजारों सालों तक चला। हमारे स्रोत साफ दिखाते हैं कि उत्तर भारत में ये प्रक्रिया लगभग 8000 ईसा पूर्व शुरू हुई। 8000? जी, लेकिन दक्षिण और पूर्वी भारत में ये 1000 ईसा पूर्व तक भी चलती रही। मतलब एक ही देश में अलग अलग जगहों पर लोग हजारों साल के फर्क से इस बदलाव से गुजर रहे थे। बिल्कुल, हजारों साल का फर्क। तो फिर इसे क्रांति क्यों कहा गया अगर ये इतनी धीमी थी तो? क्योंकि इसके जो परिणाम थे वो क्रांतिकारी थे। भले ही प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसने इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। खानाबदोश जिंदगी जो लाखों सालों से इंसान का सच थी, वो खत्म हो रही थी और एक स्थायी बसे हुए जीवन की शुरुआत हो रही थी। हाँ, ये इंसान का प्रकृति के साथ जो रिश्ता था उसमें एक बुनियादी बदलाव था। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, बल्कि उसे अपने हिसाब से एक तरह से आकार दे रहा था। ये तो एक मानसिक क्रांति हुई फिर। बिल्कुल, एक मानसिक क्रांति। और इन नोट्स को पढ़ते हुए लगता है कि इस बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली चीज से हुई, पत्थर के बेहतर औजार। ये थोड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ पत्थरों को अलग तरह से तराशने से इतनी बड़ी क्रांति शुरू हो सकती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तराशना नहीं था, ये एक पूरी नई तकनीक थी। पुरापाषाण काल के जो खुरदुरे और बेडौल पत्थर थे, उनकी जगह अब पैने, घिसे हुए और पॉलिश किए हुए औजार आ गए थे। अच्छा। खास तौर पर सेल्ट यानी पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ी, वो एक गेम चेंजर थी। गेम चेंजर कैसे? सोचिए, इस एक औजार से जंगल साफ करना, लकड़ी काटना और जमीन को खेती के लिए तैयार करना कितना आसान हो गया होगा। ये उस युग का कह सकते हैं स्विस आर्मी नाइफ था, और इसी तकनीक ने खेती को संभव बनाया। इन लेखों में जिक्र है कि लोग फल और कुल्थी जैसी फसलें उगाने लगे थे। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत बड़ा, क्योंकि इसका मतलब है कि इतिहास में पहली बार इंसान भविष्य के लिए योजना बना रहा था। एक शिकारी का जीवन आज पर केंद्रित होता है। आज शिकार मिला तो खाना है, लेकिन एक किसान बीज बोते हुए महीनों बाद की फसल के बारे में सोचता है। सही बात है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये समय और अनिश्चितता पर नियंत्रण पाने की पहली कोशिश थी। इसने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। और खेती के साथ साथ एक और चीज आई, पशुपालन। मवेशी, भेड़, बकरियां, क्या ये खेती के साथ साथ ही शुरू हुआ? हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जानवरों से दूध, मांस और ऊन तो मिलता ही था, लेकिन वो खेती में भी मदद करते थे। वे एक तरह की चलती फिरती संपत्ति और कह लीजिए बीमा पॉलिसी बन गए। अगर फसल खराब हो जाए तो जानवर आपके पास हैं। और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी जीवन शैली को जन्म दिया जिसे हम कृषि पशुपालक समुदाय कहते हैं, और यहीं से गांव की नींव पड़ी। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जब आप खेती कर रहे हैं तो आप अपनी जमीन और फसल को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। मतलब इंसान एक तरह से जमीन से बंध गया। इसी से गांव की शुरुआत हुई होगी। बिल्कुल, ये इंसान के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि उसका एक स्थायी पता था। हमारे स्रोत बताते हैं कि लोग मिट्टी और सरकंडों से बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहने लगे। ये साधारण ढांचे थे,
लेकिन इन्होंने एक समुदाय की भावना को जन्म दिया। लोग अब एक साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो नई समस्याएं भी तो खड़ी हुई होंगी। निश्चित रूप से समुदाय बना, लेकिन शायद पहली बार बड़े पैमाने पर संपत्ति और जमीन को लेकर झगड़ों की शुरुआत भी यहीं से हुई होगी। जब आप एक जगह बस जाते हैं तो आपको चीजों को जमा करने की जरूरत पड़ती है, और यहीं से निजी संपत्ति की अवधारणा मजबूत हुई होगी। और साफ सफाई और बीमारियों जैसी नई चुनौतियां भी आई होंगी। बिल्कुल। और चीजों को जमा करने की बात से एक और बड़े आविष्कार का जिक्र इन नोट्स में है, मिट्टी के बर्तन। ये सुनने में बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन उस समय के लिए ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बर्तनों के बिना अनाज को चूहों और नमी से बचाकर रखना लगभग नामुमकिन था। खाना पकाना भी मुश्किल और असुरक्षित था। सही बात है। पहले बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन फिर कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, जिसने बर्तनों को बड़े पैमाने पर बनाना संभव कर दिया। इन लेखों में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है, चटाई की छाप वाले बर्तन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मिट्टी गीली होती थी तो उसे शायद चटाई पर रख के सुखाया जाता होगा, जिससे उस पर चटाई का डिजाइन छप जाता था। यह दिखाता है कि वो सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं बना रहे थे, बल्कि उनमें एक तरह की कलात्मकता, एक सौंदर्य बोध भी विकसित हो रहा था। वो अपनी चीजों को सुंदर बनाना चाहते थे। हाँ। और ये सिर्फ बर्तनों तक सीमित नहीं था। एक और बात जिसने मुझे चौंकाया वो ये है कि वे कपास और ऊन काटना और कपड़े बुनना भी जानते थे। मतलब अब वे सिर्फ जानवरों की खाल पर निर्भर नहीं थे। जी हाँ। और जब समाज इतना जटिल हो जाता है तो काम का बंटवारा भी स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि लिंग और उम्र के आधार पर काम बांटे जाने लगे। शायद पुरुष शिकार और हल चलाने जैसे भारी काम करते होंगे, और महिलाएं घर, बच्चों और खेती से जुड़े कुछ काम देखती होंगी। संभवतः यह उस सामाजिक संरचना की शुरुआत थी जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में मौजूद है। एक बात जो इन सभी स्रोतों से साफ उभर कर आती है वो ये है कि भारत का नवपाषाण काल कोई एक अकेली कहानी नहीं है। हर इलाके की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग खासियत है। बिल्कुल। भारत की जो भौगोलिक विविधता है उसने यहाँ अलग अलग नवपाषाण संस्कृतियों को जन्म दिया। इन लेखों के जरिए भारत का एक दौरा करना बड़ा दिलचस्प होगा। हर जगह एक नई कहानी, एक नया अनुकूलन देखने को मिलता है। तो इन सभी बदलावों की शुरुआत कहाँ से हुई? इन नोट्स में एक नाम बार बार आता है, मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मेहरगढ़ की अहमियत उसकी उम्र में है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व का स्थल है, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पहले का है। इसे अक्सर सिंधु सभ्यता का अग्रदूत भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ हमें गेहूं, जौ और सबसे महत्वपूर्ण कपास की खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं। सोचिए, आज से 9000 साल पहले कपास उगाना और उससे धागा बनाना, ये कितनी उन्नत तकनीक रही होगी। मेहरगढ़ की गर्मी और उपजाऊ मैदानों से बिल्कुल अलग एक दूसरी कहानी हमें कश्मीर की बर्फीली वादियों में मिलती है। यहाँ बुर्ज़होम और गुफ्रक्राल जैसे स्थल मिले हैं। इन नोट्स में लिखा है कि यहाँ के लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इसकी सीधी वजह है कश्मीर का कठोर मौसम। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाना एक बहुत ही समझदारी भरा समाधान था। अच्छा, ताकि वो गर्म रहें। हाँ, ये घरों ने गर्म रखते थे। यहाँ की संस्कृति पर मध्य एशिया का प्रभाव भी दिखता है। शायद वहां से लोगों का आना जाना रहा होगा। और बुर्ज़होम से एक और बात पता चलती है जो दिल को छू जाती है। वहाँ कुछ कब्रों में मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही भावनात्मक खोज है। एक पल के लिए इस बात पर रुकते हैं। हजारों साल पहले किसी इंसान के लिए उसका कुत्ता इतना अहम था कि उसे मृत्यु के बाद भी अपने साथ रखा गया। ये हमें बताता है कि जानवर सिर्फ उपयोग के वस्तु नहीं थे, बल्कि शायद परिवार का हिस्सा थे, साथी थे। ये इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते की एक प्राचीन गवाही है। बिल्कुल। तो एक तरफ पहाड़ों में लोग गड्ढों में रह रहे थे, तो दूसरी तरफ गंगा के विशाल मैदानों में क्या हो रहा था। यहाँ की खोज तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात लगती है। इलाहाबाद के पास कुर्डियावा और महागारा में दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिले हैं। यह एक बहुत बड़ी खोज है जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। पहले माना जाता था कि चावल की खेती मुख्य रूप से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में शुरू हुई, लेकिन कोल्डिहवा के सबूतों ने भारत को भी चावल के शुरुआती केंद्रों में से एक बना दिया है। कमाल है।
ये दिखाता है कि गंगा के मैदान कितने उपजाऊ थे और वहां के लोगों ने कितनी जल्दी इस जादुई फसल के महत्व को समझ लिया था, जो आज भी करोड़ों लोगों का पेट भरती है। गंगा के मैदानों में ही थोड़ा और पूर्व की तरफ बिहार के चिरांद में एक और अनोखी चीज मिलती है, लेकिन इस बार अनाज नहीं बल्कि जानवरों से जुड़ी हुई है। यहाँ हड्डी के औजारों का खजाना मिला है। चिरांद अपनी हड्डी की कारीगरी के लिए मशहूर है। वहां बड़ी संख्या में हिरन की सींगों से बने औजार मिले हैं। सुई, भाले की नोक, छेनी, चूड़ियां। ऐसा लगता है कि उस इलाके में हिरन बहुतायत में थे और वहां के लोगों ने उनकी हड्डियों और सींगों का इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली थी। ये दिखाता है कि लोग अपने आसपास मौजूद संसाधनों का कितने रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। अब तक हमने खेती, घर और औजारों की बात की है, लेकिन जब हम दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो कहानी में एक और किरदार सबसे अहम हो जाता है, मवेशी। यहाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में राख के बड़े बड़े टीले मिलते हैं। ये क्या है? ये राख के टीले या ऐश माउंट्स दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति की एक अनूठी पहचान है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये टीले सदियों तक एक ही जगह पर मवेशियों के गोबर को जलाने से बने हैं। गोबर को जलाने से? क्यों? शायद ये मौसमी त्योहारों या किसी खास अनुष्ठान का हिस्सा हो सकते हैं। ये दिखाता है कि उस समाज के केंद्र में पशु थे। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज और शायद उनका धर्म भी मवेशियों के इर्द गिर्द घूमता था। और इन नोट्स में कर्नाटक के बुधियाल का भी जिक्र है, जहां सामुदायिक दावतों के सबूत मिले हैं। हाँ, बुधियाल में एक ऐसी जगह मिली है जहां बहुत बड़े पैमाने पर खाना पकाने के सबूत हैं, जैसे बड़े बड़े चूल्हे और जानवरों की हड्डियों का ढेर। मतलब पार्टी होती थी, कह सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वहां के लोग खास मौकों पर एक साथ मिलकर दावतें करते थे। ये एक विकसित सामाजिक जीवन का संकेत है, जहां लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक साथ जश्न मनाने के लिए भी इकट्ठा होते थे। तो कश्मीर के गड्ढों वाले घरों से लेकर दक्षिण के राख के टीलों तक और मेहरगढ़ के कपास से लेकर कोल्डीवा के चावल तक, ये साफ है कि भारत का नवपाषाण काल विविधताओं से भरा हुआ था। हर समुदाय अपनी चुनौतियों का अपना समाधान ढूंढ रहा था। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि प्रगति का कोई एक सीधा रास्ता नहीं होता। अलग अलग माहौल में इंसानों ने अलग अलग तरीके अपनाए और कामयाब हुए। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी देन क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी देन है स्थायित्व। इस काल ने खाना बदोश इंसानों को एक स्थायी जीवन, एक घर, एक गांव दिया। कृषि, पॉलिश किए हुए औजारों और मिट्टी के बर्तनों जैसे आविष्कारों ने उन समुदायों की नींव रखी जो आगे चलकर बड़े शहरों और साम्राज्यों में विकसित हुए। हम आज जो अनाज खाते हैं, जिन गांवों और शहरों में रहते हैं और जिस सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सोचना भी कमाल है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कम तकनीक के साथ कितने बड़े बड़े काम किए। सही कहा। नवपाषाण काल सिर्फ एक ऐतिहासिक दौर नहीं है, बल्कि ये उस दुनिया की बुनियाद है जिसमें हम आज रहते हैं। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि बड़े बदलाव अक्सर धीमी गति से और लगातार कोशिशों से आते हैं। ये कोई एक दिन की क्रांति नहीं थी, बल्कि हजारों साल तक चलने वाली एक विकास यात्रा थी, जिसका फल हम आज तक खा रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार, हमारे सूत्रों में मेहरगढ़ की एक और अविश्वसनीय बात का जिक्र है। वहां 7000 ईसा पूर्व के कुछ कंकालों में दांतों की ड्रिलिंग के सबूत मिले हैं। जिंदा इंसानों के दांतों में बहुत ही बारीकी से छेद किए गए थे, शायद किसी तरह के इलाज के लिए। पाषाण युग में दंत चिकित्सा, ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस पाषाण युग के इंसान को कितना कम आंकते हैं। हम उन्हें सिर्फ शिकार करते और गुफाओं में रहते हुए कल्पना करते हैं, लेकिन वे समस्याओं को समझ रहे थे, समाधान खोज रहे थे और नवाचार कर रहे थे। सही बात है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज की और कौन सी आधुनिक लगने वाली प्रथाएं या ज्ञान हो सकते हैं जिनकी जड़ें उस प्राचीन अतीत में छुपी हुई हैं, जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं।